हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एटम्स जो है उनका कितना, उनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। मतलब बहुत छोटे होते हैं तो हम इनको -10 की पावर m या इस तरह का इनकी रेडियस होती है, यानी कि इनको मेज़र करना मोर इम्पॉसिबल टाइप का ही है। ठीक है ना, तो ये मेज़र नहीं हो पाते। अब मैं इसके आगे जो एक दो आपके पास और आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, मैं आपको बुक से ही इनका डिटेल पढ़ा देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। आपको देखो याद क्या रखना है कि एटॉमिक रेडियस जो है ना वो नैनोमीटर्स में काउंट की जाती है। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 1/10 की पावर 9 या 1/10 की पावर, या अगर सिंपल वे में करें तो 1 × 10 की पावर -9, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो 1 होता है। 1 = नैनोमीटर होता है, यानी 1 मीटर = 10 की पावर n नैनोमीटर। ठीक है, तो इनकी हम रेडियस नैनोमीटर में करते हैं। और इनकी रेडियस जो है, देखो हाइड्रोजन की जो है 10 की पावर -10, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है 10 की पावर -9, हीमोग्लोबिन जो काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल होता है 10 की पावर -80 है। सैंड जो थोड़ा बड़ा हो जाता है हम देख पाते हैं 10 की पावर -4। एंट जो है वो 10 की पावर -2 और वाटरमेलन जो है 10 की पावर -1। तो आप इसके कंपैरिजन में देख सकते हो कि वाटरमेलन या एंट के कंपैरिजन में हाइड्रोजन एटम जो है वो कितना छोटा है। इसीलिए ये इनविजिबल भी होते हैं और इनडिविजिबल भी होते हैं, क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि हम इनको न तो कट कर सकते हैं आगे और न हम इनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पेज के अंदर आपको और लिखा हुआ है कि जैसे स्टार्टिंग में जब एटम को डिस्कवर कर लिया गया, तो अब एटम को रिप्रेजेंट कैसा किया जाए। तो सबसे पहले जो डाल्टन जो था ना, उन्होंने इसके लिए कुछ इस तरह से सिंबल्स जो थे वो बनाए। उन्होंने जैसे हाइड्रोजन के लिए सर्कल बना के बीच में डॉट दिया, कार्बन के लिए उसको थोड़ा सा ऐसे ग्रेइश शेड कर दिया, ऑक्सीजन सिंपल ये था। फिर फॉस्फोरस है, उसके अंदर ये इस तरह से उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया, सल्फ़र में 4, आयरन में I। तो ये इस तरह से इनको सिंबल दिए गए। लेकिन चूंकि हमारे पास एलिमेंट्स इतने ज़्यादा डिस्कवर हो चुके हैं, अब 118 एलिमेंट्स थे, और जब ये डाल्टन ने दिया था उस समय भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे और इनको लर्न करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो इसलिए इनको हटा दिया गया कि हम इसको नहीं मानेंगे। इसके बाद जो सिंबल्स जो रिप्रेजेंट करने लगे, तो सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए IUPAC जो है उन्होंने एक फार्मूला लिया। उन्होंने कहा कि जो भी जहाँ से भी किसी एलिमेंट की जो डिस्कवरी होती है, तो उस जगह के हिसाब से उनका नाम जो है वो रख दिया जाता है। जैसे कि आप देखो अभी कॉपर है, तो कॉपर जो है ना, इसकी जो डिस्कवरी जो थी ना वो सिप्रस से हुई थी, CYPRUS। सिप्रस जो है ना वहाँ से इसका डिस्कवर हुआ था। तो कॉपर जो है ना उसको इनके नाम के आधार पर C और U नाम दे दिया गया। ठीक है, ये कॉपर का नाम दिया गया। तो अब जैसे हाइड्रोजन है तो उसके लिए फिर हम लोगों ने उसके सिंबल्स लिखने शुरू करे। तो IUPAC ने जो है इनके एलिमेंट्स के जो नेम हैं उसके आधार पे उनके सिंबल्स को लिखना स्टार्ट किया। कि जैसे मान लो कि जैसे कि कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट के अंदर C और O, इस तरह से हमने इसको लिखना शुरू किया। तो कोबाल्ट का C ले लिया और उसके साथ O ले लिया। जैसे हीलियम था तो HELIUM, हीलियम ले लिया। अब देखो हीलियम और हाइड्रोजन के अंदर क्या था कि दोनों के अंदर ही H है। तो इन्होंने क्या कहा कि हम चूँकि दोनों को नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने हाइड्रोजन को तो H का नाम दिया और हीलियम के अंदर H के साथ में E भी लगा दिया। तो ये इस तरह से हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का नाम हो गया। IUPAC के अंदर जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो हम फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है और सेकंड लेटर जो है वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। जैसे कि अगर मान लो मैं कोबाल्ट को लूँ, तो अगर मैं ये दोनों लेटर को बड़ा लिख दूँ तो ये गलत हो जाएगा। ये है कोबाल्ट, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल और छोटा लेटर सेकंड लेटर स्मॉल, तो ये राइट है।
ऐसी तरह से जैसे मान लो हीलियम है, तो मैं अगर उसको H और E लिख दूँ तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसके अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल, छोटा लेटर, सेकंड लेटर, इस तरह से। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन के अंदर C और L नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, ये रॉन्ग हो गया। क्लोरीन के लिए C और L छोटा, या आप सिंपल फॉर्म में इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे हमेशा हमको याद रखना है। और अगर एक ही लेटर से कोई बना हुआ है, जैसे कि अगर नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, तो हमेशा उनके लिए हम बड़ा लेटर यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह से इनके सिंबल्स जो हैं वो उनके नाम से ही डेराइव कर लिए गए, ताकि इनको लर्न करने में आसानी रहे। अब इसके अलावा इसके अंदर कुछ एक ऐसे हैं जो कि उनकी जगह से, जहाँ पर उनको ढूंढा गया या उस जगह के हिसाब से रखा गया। जैसे कि आयरन है, तो आयरन जो है ना उसका Fe लिखते हैं, तो आयरन और Fe में तो कहीं कोई दूर दूर तक का नहीं। तो आयरन कहाँ से आया था, आयरन फेरस से आया है, फेरस का Fe इसके अंदर आयरन में आता है। अब जैसे कि लेड है, LEAD, लेड, लेड का फॉर्मूला होता है Pb, ठीक है। पोटेशियम है, पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K। तो ये क्या है, इनके अलग अलग जहाँ से इनको डिराइव किया गया, उनकी जगह से या किसी और चीज़ के हिसाब से इनको लिया गया है। देखो आपकी बुक में 34 पेज नंबर के ऊपर सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इन सिंबल्स को आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करने ही हैं। आप आज से ही मैं आपको बताती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इनका एक टेबल बनाएंगे, इस तरह से इनको लिखेंगे, एक बुक कॉप पेज के ऊपर लिखेंगे, और इसको जहाँ पर भी आप स्टडी टेबल पे बैठते हो उस स्टडी टेबल के ऊपर आप इसको हैंग कर दीजिए। आप सोचेंगे कि मुझे एक दिन में सब लर्न हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। आप इनको डेली जब भी आप पढ़ने बैठोगे, एक रीडिंग आप इनकी मारो, तो आपको धीरे धीरे ये हैबिचुअल हो जाओगे आप इसके। देखो इस तरह से इनका ये सारा नाम है। जैसे कॉपर, देखो फ्लोरीन का F होता है, गोल्ड का देखो आप इनके आगे देखो, आपको ये साइंस लगाए हुए हैं जिनके आगे मैं आपको बता रही हूँ कि देखो जैसे कॉपर में CO होता है, CU तो कहीं भी नहीं है ना, लेकिन इसका नाम है CU, ठीक है। इसी तरह से गोल्ड है, उसका AU है। बाकी तो देखो आपको जैसे मान लें ब्रोमीन पढ़ना है तो BR होगा, इसका आपको आइडिया लग जाएगा। बोरोन है तो उसका सिंपल B होता है, और बेरियम है तो BA, ठीक है ना। तो अधिकतर के तो आपको इनके नाम से ही पता चल जाएंगे, कुछ कुछ जो अलग हैं वो अलग ये हैं। अब आयरन है, आयरन का देखो फेरस है, लेड का Pb है, मैग्नीशियम का Mg है। अब इसके अंदर देखो पोटेशियम है, उसका K है, सिल्वर का Ag होता है, सोडियम का Na होता है, और जिंक का Zn जैसे होता तो है वही सेम है। जिंक का Zi होना चाहिए था, लेकिन Zn है, क्योंकि इस तरह से आप इनको लर्न करके रखेंगे। ये पूरी टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। इसको आप अपने टेबल पे एक टेबल बना के इनको स्टिक कर दीजिए, ठीक है। ये आ गया हमारा, इस तरह से इनका IUPAC में हम जैसे सिंबल्स होते हैं उनको लिखते हैं, वो है। अब जब सेकंड जो इसके अंदर चीज़ है ना, वो है एटॉमिक मास। तो देखो एटॉमिक मास मैं आपको बता रही थी, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में एक हल्का सा हिंट दिया था, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। एटॉमिक मास, अब आप मुझे बताओ कि हम एटॉमिक मास को काउंट कैसे करते हैं। देखो मास जो है ना वो हम अभी तक ग्राम में करते हैं, किलोग्राम में करते हैं, मिलीग्राम्स में कर सकते हैं, इस तरह से हम इनको करते हैं। अब जो कोई एलिमेंट इतना छोटा हो, कोई सब्सटेंस हमारे पास इतना छोटा हो कि उसकी 10 की पावर -10 हो, या 10 की पावर इतना छोटा जो मतलब मीटर में हो, यानी जो इतना छोटा है, तो उसको हम उसका मास हम कैसे काउंट करेंगे। तो हम इसका मास कैसे काउंट कर सकते हैं, तो इसका मास जो है ना प्रोबेबली इसको मास को काउंट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम लेबोरेटरी के अंदर काम करते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें उसके अंदर मास को लेकर के या उनका रेशियो जो होता है ना वो फाइनलाइज करना पड़ता है कि कोई केमिकल इक्वेशन कराने के लिए हमें किसी एक सब्सटेंस का कितना उसके अंदर पूर करना है, और दूसरा सब्सटेंस जो है वो उसको कितना उसके अंदर मिक्स करना है। तो हम हर चीज़ के अंदर हमको मास का उसका वेट तो हमें लेना ही पड़ता है। तो फिर ये एक दिक्कत आया कि इसका मास कैसे नापा जाए। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या था
कि हाइड्रोजन जो है ना, इसका देखो एटॉमिक मास जो होता है ना, सबसे पहले तो एटॉमिक मास यूनिट जो होता है ना, उसको हम सिंबल देते हैं ये वाला, ये है एटॉमिक मास यूनिट। यानी अगर हम ये सिंबल किसी के पीछे भी लिखा हुआ देखेंगे तो ये एटॉमिक मास का सिंबल है, यानी उस जो पर्टिकुलर एटम है उसके एक एटम का मास कितना होगा, इसके बराबर होगा। तो ये है एटॉमिक मास यूनिट। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है ना, वो हमने देखा कि सबसे छोटा, जैसे अभी तक हमने जो रेडियाई पढ़े ना, तो उसमें हमने देखा कि सबसे छोटा एलिमेंट का जो एटम है वो है हाइड्रोजन का 10⁻⁻10। तो सबसे पहले क्या किया गया, और हाइड्रोजन जो है ना वो बहुत सारी कंपाउंड बनाने के भी काम में आता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का जो एक एटम होता है ना, हाइड्रोजन 1 एटम हाइड्रोजन जो है उसको 1U लिया गया, ठीक है ना, यानी उसको 1 लिया गया। अब इसको जब हमने 1 लिया ना, तो इसके बाद इसको हमने प्रेफरेंस में रखा और फिर इसके हिसाब से हमने बाकी के जो एलिमेंट्स थे ना उनका मास काउंट करना शुरू करा। तो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स के मास थे ना वो डेसिमल्स में आ रहे थे, ठीक है ना। तो अदर जो एलिमेंट्स थे उनके मासेस जो थे वो हाइड्रोजन के रेफरेंस में डेसिमल में आ रहे थे, डेसिमल में और फ्रैक्शन के अंदर जैसे होता है ना, तो मास आ रहे थे। तो डेसिमल और फ्रैक्शन में अगर कोई मासेस आ जाते हैं तो हम उसका मास जब काउंट करेंगे ना, तो हमको देखो पता है कि अगर हम मैथमेटिक्स में कोई सॉल्व कर रहे हैं, कोई चीज़ का एडिशन कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास सिंपल में 1 2 3 4 या होल नंबर्स में अगर हमारे पास कोई चीज़ें होती है, कोई नंबर्स होते हैं, तो उनको काउंटिंग आसान होता है। और वही अगर आपको कोई फ्रैक्शंस में या डेसिमल में एडिशन दे देगा तो क्या वो आपके लिए इजी होगा? नहीं होगा ना। तो फिर इसको नहीं माना गया, क्योंकि इससे बहुत सारे जो एलिमेंट्स जो थे ना उनके मासेस जो थे वो फ्रैक्शन में आ रहे थे। और सेम जो था ना वह वो ऑक्सीजन के लिए भी सेम था कि अगर हम उसको 1 मान रहे हैं तो अदर जो है ना उनके मासेस, अदर एलिमेंट्स मासेस जो थे वो आ रहे थे डेसिमल में और फ्रैक्शन में आ रहे थे, ठीक है ना। तो हमने ऑक्सीजन जो है इसका मास भी नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। तो देखो जो लास्ट में जो फाइनल हुआ जो हमको पढ़ना है, तो 1 एटॉमिक यूनिट इक्वल्स टू 1/12 ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। यानी इन्होंने क्या किया, एक कार्बन का एटम जो है उसको लिया, उसके इन्होंने 6 पोर्शंस डिवाइड करे, ट्वेल्थ में उसको डिवाइड कर दिया, सॉरी, ये इस तरह से इसका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये इस तरह से 12 पोर्शन हो गया। अब इसका जो एक पोर्शन है ना, जो ये इतना पोर्शन है, ये 12th पोर्शन ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 1 एटॉमिक यूनिट, ये इन्होंने माना, ठीक है ना। अब इसको 1 जब माना ना, तो फिर ये हाइड्रोजन जो है उसका 1.0023 ऐसा करके कुछ आया, तो जिसको हमने नॉर्मल करने के लिए हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक यूनिट मान लिया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अभी जो हम करते हैं, जो एटॉमिक यूनिट हम काउंट्स करते हैं, वो एक एटॉमिक यूनिट जो है 1/12 ऑफ कार्बन एटम के बराबर है, ठीक है। अब इसके आधार के ऊपर आपके पास में बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं, मतलब 8 या 10 एलिमेंट्स हैं जिनकी आपको पेज नंबर 35 के ऊपर में एटॉमिक मासेस ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास होता है 1, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन एंड दिस इज़ फॉर कैल्शियम फॉर 40। तो ये जो आपको एटॉमिक मास है ना, ये भी आपको लर्न करने हैं। इसकी भी आप एक शीट बनाइए, उस शीट के ऊपर आप ये एटॉमिक मासेस लिखिए और अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा के
रख दीजिए क्योंकि ये एटॉमिक जैसे जैसे आप इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते जाओगे ना, देखो मोल कॉन्सेप्ट में आगे हम जो इस चैप्टर के अंदर जो सबसे मेन है वो है मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए हमको उनके एटॉमिक मासेस के बारे में पता होना चाहिए। तो एटॉमिक मास को काउंट करने के लिए वहाँ पर ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, तो हम यहाँ पर ही इसको लर्न करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब एटम्स जो है ना वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये सेकंड है। तो एटम्स जो है ना उनके अंदर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एटम्स जो है ना वो सिंगल एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, मतलब आपस में कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या अपने ही जैसे सेम एटम्स जो है उनके साथ में कंबाइंड हो जाते हैं और इस तरह से कंपाउंड बना लेते हैं, जिसको हम वो इस तरह से वो एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे कि कार्बन जो है वो, अब सिंगल एटम कार्बन जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो कार्बन जो है ना वो डायमंड के फॉर्म में आपस में अपने आप से ही कार्बन जो है वो इस तरह से जुड़ता चला जाता है। तो इस तरह से ही आपस में बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो एक सिंगल एटम जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन क्या करता है H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही ऑक्सीजन जो है सिंगल एटम नहीं करता, O2 एग्जिस्ट करता है। हीलियम जो है ना वो एक सिंगल एटम यूज़ कर आपस में रहता है। तो इस आधार पर कि ये आपस में कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनकी जो या फिर इनके जो आपस में एक दूसरे के साथ जो जुड़ने की जो इनकी टेंडेंसी होती है उनको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिसिटी। तो ये एटॉमिसिटी जो है ना उसके अंदर आपको नेक्स्ट जो है ये है आपके पास में पेज नंबर 36 के ऊपर ये एक आपको दिया हुआ है। देखो एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स है कि जैसे आर्गन है, तो आर्गन जो है ना मोनो एटॉमिक होता है। ठीक है, Ar। हीलियम जो है ये भी मोनो एटॉमिक है। अभी जैसे हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, इनके सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा दो दो के एटम में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जैसे ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस तरह से नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रहेगा, क्लोरीन जो है ना वो भी Cl2 के फॉर्म में ही मिलती है, ब्रोमीन जो है वो Br2 के फॉर्म में मिलती है। तो जिसके अंदर दो एटम आपस में जुड़ करके एक स्टेबल एटम बना लेते हैं, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लिए, उसको हम कहेंगे डाई एटॉमिक। डाई यानी टू, मोनो यानी सिंगल, एक एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक होता है फॉस्फोरस का, जैसे कि फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है P लिखा जाता है, तो P4 हमेशा मिलता है। सल्फ़र जो है वो 8 के फॉर्म में मिलता है, S8। ठीक है ना, ये पॉली एटॉमिक है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हो गए तो इसको हम पॉली एटॉमिक कहेंगे। P4 हो गया टेट्रा एटॉमिक। ठीक है, अब जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 3 हैं, 3 मॉलिक्यूल मिलकर के बना रहे हैं ये, तो ये लेकिन कंपाउंड हो गया, सॉरी ये एलिमेंट नहीं है। तो ये एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्स के अंदर देखो आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये मोनो एटॉमिक, ये 4 डायएटॉमिक, और फिर ये टेट्रा और ये पॉली एटॉमिक। तो ये इस तरह से इनकी एटॉमिसिटी होती है। जिस मॉलिक्यूल की जिस तरह की एटॉमिसिटी होती है वो उस हिसाब से अपना बना लेता है। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, जैसे कि रेशो में आपको एक और बताना है मुझे। देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ सब कंपाउंड हैं, तो आप अभी देखो कि जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, अगर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर है H2O है। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन जो है ना उसके 2 एटम हैं और ऑक्सीजन जो है उसका 1 एटम है। जब हम इनका एटॉमिक मास पढ़ते हैं, AMU पढ़ेंगे ना, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो अब इनका H2O के एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या है कि 2 तो हाइड्रोजन, चूँकि देखो 2 हाइड्रोजन है इसके अंदर, तो 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 AMU तो हो गया इसका वेट हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन जो है ना देखो उसका कितना है 16 होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हो गया, यहाँ पर एक ही एटम है H2O के अंदर, तो इसका हम लोगों ने लिख लिया 16। तो अब इनका रेशो कितना आ गया H2O का 2:2, हम क्या लिखेंगे 16 है ये, है ना।
एटॉमिक मास के हिसाब से इनका रेशो कितना आ गया 2:16। अब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाता है 1:8, यानी ये 1:8 के रेशो के अंदर काउंट होते हैं। अब इसी तरीके से जैसे अगर हम मान लो निकालते हैं अमोनिया का, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो है ना उसका एटॉमिक मास आपकी बुक में दिया हुआ है आपको कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ठीक है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 14 और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, यहाँ पर कितने एटम है 3, और हाइड्रोजन का एक एटम का वेट होता है 1, तो इसका फॉर्मूला में आ गया है 14:3। तो इनका रेशियो बाय मास, हम ये क्या है रेशियो बाय मास है ये, ठीक है ना। एटम्स का रेशियो नहीं ले रहे, अगर हम एटम का रेशियो लेते, अगर रेशियो बाय एटम लेते हैं, रेशियो बाय अगर हम एटम लेते हैं ना तो इनका रेशियो NH3 का रेशियो जो है ना वो क्या आ जाता है 1:3, क्योंकि नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 3, ये रेशियो बाय एटम है और रेशियो बाय मास कितना है 14:3 है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम CO2 लेते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बाय मास, रेशियो बाय मास कितना आएगा, देखो कार्बन जो है उसका कितना होता है 12 है, तो कार्बन का 12:, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हम, कार्बन का 1/3 2, तो ये हो गया 16:32। अब अगर आप इसको कट करते हैं ना, आप इसको अगर 4 से कट कर दीजिए तो ये आपका आता है 3:8 का रेशियो। तो इसका रेशियो बाय मास कितना हो गया 3:8 हो गया, और रेशियो बाय एटम इसका कितना हो गया, रेशियो बाय एटम इसका 1:2, क्योंकि इसके अंदर 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको रेशियो बाय मास पूछा जा रहा है या रेशियो बाय एटम पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और आता है व्हाट इज़ एन आयन। तो आयन क्या होता है, आयन कैसे होते हैं और आयन कैसे बनते हैं और फिर उनका केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ अभी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको आगे और कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको दूसरे चैप्टर की एक और टेबल बतानी पड़ेगी। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।